फार्माकॉन मतलब क्या होता है? फार्माकॉन, फार्मास्यूटिक्स जो वर्ड है वो फार्माकॉन से ही बना है। फार्माकॉन एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से आया है। फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग। ड्रग की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, जो ट्रीटमेंट में, क्योर के लिए, प्रोफाइल एक्सेस के लिए यूज होती हैं वो ड्रग्स कहलाती हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, और इस इंटरेक्शन से डिजीज को कंट्रोल किया जाता है। रूट ड्रग्स वो होते हैं जो डायरेक्टली हमें प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं, जिसमें सेलो टिश्यू प्रेजेंट रहता है। जैसे लौंग, लौंग आपका रूट ड्रग के टाइप्स बताए थे ना, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। क्लोव से यदि हम ऑयल निकाल लें तो उसका ऑयल एज अ पेन किलर यूज होता है। क्लोव में यूजिनॉल होता है। ठीक है। प्लांट से हमें ड्रग्स मिलती हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से। जब भी हम कोई ड्रग आइसोलेट करते हैं तो उसकी सेफ्टी प्रोफाइल का ध्यान रखा जाता है। तो इसके लिए हम एनिमल्स पे ड्रग की टेस्टिंग करते हैं, जिसको प्री क्लिनिकल स्टडीज कहते हैं। और उसके बाद ड्रग अप्रूवल मिलता है, और ड्रग अप्रूवल के बाद ही कोई ड्रग मार्केट में सेलिंग के लिए आती है। ऐसा एलोपैथिक ड्रग्स के साथ होता है। नेचर से जो मॉलिक्यूल मिलता है उसमें मॉडिफिकेशन करके सेमी सिंथेटिक ड्रग्स बनाए जाते हैं, और यदि फुल्ली लैब में प्रिपेयर किए जाए तो उनको हम सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं। ड्रग्स का कैरेक्टराइजेशन होता है, ड्रग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी होती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्रग की सिंथेसिस की जाती है, जिसके बारे में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जब भी कोई ड्रग मार्केट में आती है तो उसके रैशनल यूज को प्रमोट किया जाता है। राइट पेशेंट को ड्रग का राइट डोज राइट ड्यूरेशन के लिए देना है, जिससे पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट्स हो। आपने देखा होगा हमारे कंट्री में कॉमनली यूज ड्रग है पीसीएम, जिसको हम एसिटोमिनोफेन भी कहते हैं, पैरासीटामोल, पीसीएम। जब ये ड्रग ओरल रूट से दी जाती है तो इसका एब्जॉर्प्शन होता है, और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे ब्लड में बढ़ती है। और जब इसकी कंसंट्रेशन एक ऐसे लेवल पे आती है जहाँ से एक्शन देना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसको हम मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन कहते हैं। तो 30 से 60 मिनट तक इसकी कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत बढ़िया हो जाती है, और 1 से 2 घंटे 2.5 घंटे तक इसका एक्शन बना रहता है। ये फीवर को कम करती है, बुखार को। किसी भी प्रकार का बुखार हो उसमें पीसीएम ड्रग दी जाती है। आईवी रूट से भी देते हैं, और टैबलेट फॉर्म में भी आती है। और ये रीनल के थ्रू बॉडी से फ्लश ऑफ होती है, मतलब बाहर इसको कौन निकालता है? किडनी। और इसका मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में, सल्फेट कॉन्जुगेशन के थ्रू। मेटाबॉलिज्म मतलब ड्रग को इस कंडीशन में लेके आना, या तो बॉडी में एक्शन दे, और यदि उसने एक्शन दे दिया है तो बॉडी से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा मेटाबॉलिज्म के थ्रू। तो लिवर के पास एंजाइम्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं। फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस होती हैं, जिससे ड्रग को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। यदि लीवर में माल फंक्शनिंग हो जाए तो ड्रग हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होगी, और एक्यूमुलेट होगी तो ड्रग से टॉक्सिसिटी होगी, और टॉक्सिसिटी होगी तो मरीज को साइड इफेक्ट्स आएंगे, है ना। कॉन्ट्रासेप्टिक मेडिसिन सोशल फार्मेसी में मैंने आपको पढ़ाया था। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज होते हैं, परिवार नियोजन के लिए गर्भ निरोधक गोलियां। ये ओटीसी कैटेगरी में आती हैं। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां यूज की जाती है। माला डी और माला एन इनका एग्जाम्पल। प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन का एग्जाम्पल क्या है? प्रोफाइलेक्सिस के लिए जो दवा आती है, वैक्सीन, है ना। वैक्सीन भी एक दवा है, लेकिन उसको वैक्सीन कहा जाता है। वैक्सीन क्या कोई इन्फेक्टेड है तो उसको दी जाएगी? नहीं। जो हेल्थी व्यक्ति होता है उसको वैक्सीन लगाई जाती है। जैसे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको वैक्सीन लगाई जाती है। बीमार तो नहीं पड़े हैं, लेकिन बीमारी से बचने के लिए पहले ही हमने प्रिकॉशंस लिए, तो वही व्यवस्था वैक्सीन कहलाती है। वैक्सीन भी आपको सोशल फार्मेसी में है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। वैक्सीन कितने टाइप के होते हैं, वैक्सीन की डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल्स और वैक्सीनेशन का चार्ट, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे। जब भी डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन यूज करता है। एविडेंस बेस्ड का मतलब जिस पे रिसर्च हुई है, और रिसर्च ये कहती है कि ये ड्रग ज्यादा बेनिफिशियल है पेशेंट्स के लिए, है ना? पर कभी कभी करप्शन की वजह से ऐसा होता है कि कुछ ड्रग्स ज्यादा प्रमोट की जाती है। जैसे अभी कोविड टाइम पे रेमडेसिविर काफी प्रमोट किया गया। डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस के हिसाब से रेमडेसिविर
इंजेक्शन जो है उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं थे कोविड-19 के लिए। उसके बाद भी हमारे कंट्री में काफी इसकी ब्लैक मार्केटिंग हुई, कालाबाजारी ना। 2-2.5 हजार का इंजेक्शन 10-10 20-20 हजार में बिका है, 1-1 लाख तक बिका है। और इसके फायदे एक्चुअली पेशेंट को थे नहीं। जिन मरीजों को रेमडेसिविर लगा उनको बहुत ज्यादा फीवर बढ़ गया, बुखार आया और उनकी जानें चली गई। बहुत सी स्टेट्स ने इसको रिपोर्ट भी किया था, पर इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो फार्मास्यूटिकल्स में भी स्कैम होता है, ठीक है। तो स्कैम से फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री भी नहीं बच पाती है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हमें नॉलेज होना चाहिए। फार्मा न्यूज़पेपर आता है ऑनलाइन, वो यदि आप पढ़ोगे तो उससे आपको नॉलेज मिल जाएगा। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होती है, आपको बताया था मैंने। यदि हम दवाइयों की टेस्टिंग ह्यूमन बींग्स पे करते हैं, जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं, जो हॉस्पिटल्स में होते हैं, ड्रग अप्रूवल के लिए डेटा की जरूरत पड़ती है। और वो डेटा यदि उसका कंक्लूजन निकलता है कि सेफ है, मरीज में अच्छे परिणाम आ रहे हैं, कोई दवाई बीमारी ठीक कर पा रही है, तभी उस दवाई को अप्रूवल मिलता है और वो मार्केट में सेलिंग के लिए अवेलेबल होती है और उसके प्रोडक्शन के लिए अप्रूवल मिलता है। तो ये प्री क्लिनिकल स्टडी, क्लिनिकल स्टडीज और फार्माकोविजिलेंस, ये तीनों की हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए। फार्माकोविजिलेंस का मतलब होता है यदि कोई ड्रग को अप्रूवल मिला है और वो मार्केट में बिक रही है, तो भी उस पर निगरानी रखी जाती है कि उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, मरीजों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। यदि ऐसा होता है तो उस मार्केट से उस ड्रग को विड्रॉ कर लिया जाता है। उसके बैच नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो कौन सा बैच है, और उस बैच की टेस्टिंग भी की जाती है। टेस्टिंग कहाँ होती है? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी सीडीएल और स्टेट ड्रग लेबोरेटरी। डीआई सैंपल कलेक्ट करता है और सैंपल भेजता है लैब्स में। लैब से रिपोर्ट बन के आती है। यदि ड्रग में कोई डिफेक्ट है, कोई कमी विसी है, तो ड्रग मार्केट से विड्रॉ कर ली जाएगी। वो पर्टिकुलर बैच या तो ड्रग बैंड भी हो सकती है। तो मैंने आपको कल कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि आप लोग ड्रग्स के नाम बताऊंगा तो आप कैटेगरी बताओगे। ड्रग्स की कैटेगरी पढ़ी है आपने? फ्रूसेमाइड इंजेक्शन किस कैटेगरी का है बताओ? फ्रूसेमाइड। हम्म। डायूरेटिक है ना, लेसिक्स इंजेक्शन। एम्पिसिलिन, एंटीबायोटिक, कैस्टर ऑयल, लग्जेटिव, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये एज अ जनरल एनेस्थेटिक यूज होती है, इनहेलेशन रूट से मरीज को दी जाती है। नेचुरल सोर्स से जैसे हम ड्रग कल्टीवेट करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ड्रग को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे, ड्रग की सिंथेसिस करेंगे और उसका क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस करेंगे और फाइनली उसकी पैकेजिंग करके मार्केट में उसको सेल कर देंगे। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसके थ्रू ड्रग मार्केट में आता है। इसके पहले भी एक लंबा प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम किसी ड्रग को या तो इम्प्रूव करेंगे या किसी न्यू डिजीज के लिए कोई न्यू मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करेंगे और उसको डेवलप करेंगे। ऐसे ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट हैवी होता है, मॉलिक्यूलर वेट को मेजर करने की यूनिट होती है डाल्टन। डाल्टन से इसको मेजर किया जाता है। दो टाइप के ड्रग्स मैंने आपको बताए थे, ऑर्गेनिक ड्रग्स होते हैं और इनऑर्गेनिक ड्रग्स होते हैं। इनऑर्गेनिक ड्रग का एग्जांपल होता है एंटासिड्स और आपके डेंटल प्रोडक्ट्स। डेंटल प्रोडक्ट्स और एंटासिड्स ये इनऑर्गेनिक ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं। ऑर्गेनिक ड्रग की कैटेगरी में तो बहुत सारे ड्रग्स हैं, ठीक है। आपके जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जो एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। तो ये सभी ड्रग आपके ऑर्गेनिक की श्रेणी में आते हैं। अब ऐसे ड्रग जिनका मॉलिक्यूलर वेट काफी हैवी है उनको हम पैरेंटल रूट से देते हैं। जैसे लिथियम का मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है, लिथियम भी एक ड्रग होता है, तो उसको हम ओरल रूट से दे सकते हैं। लेकिन जैसे आपका एंजाइम, ऐसे ड्रग्स हैं जिसमें एंजाइम प्रेजेंट है या प्रोटीन प्रेजेंट है, जैसे हिपैरिन, ठीक है। हिपैरिन
पैरेंटल रूट से दिया जाता है। पेरेन का मॉलिक्यूलर वेट काफी हैवी होता है। एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी होती है हेपेरिन में। ये खून के क्लॉट को, थ्रम्बस को डिसॉल्व कर देता है। जेनोबायोटिक्स क्या होते हैं बताओ? जेनोबायोटिक्स ऐसे ड्रग्स हैं जो एक्सटर्नली दिए जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। इसमें सारे एंटीबायोटिक्स आते हैं। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में आता है एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल। एंटी बैक्टीरियल को ही एंटीबायोटिक भी कहते हैं। एंटीबायोटिक मतलब जो जिंदा सेल को किल करे। वो सूक्ष्म जीव रोग पैदा करते हैं, इन्फेक्शन, कम्युनिकेबल भी होते हैं कुछ इन्फेक्शंस जिनको हम संक्रामक रोग कहते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट में हम जेनोबायोटिक्स यूज करते हैं। एंटीडॉट्स वो ड्रग्स होते हैं जो पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, या किसी ड्रग के ओवरडोज की वजह से जो पॉइजनिंग हो रही है उसके ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं। ब्रॉडली यदि देखा जाए तो ड्रग्स हमें नेचुरल सोर्सेज से ही मिलते हैं। जैसे प्लांट से हमें ओपियम मिलता है, बेलाडोना मिलता है। ओपियम से हमें मॉर्फिन मिलता है। एट्रोपिन एट्रोपा बेलाडोना से मिलता है। सिनकोना की बार्क से हमें एंटी मलेरियल ड्रग मिलता है। सर्पगंधा, अश्वगंधा, ये सब प्लांट प्लांट सोर्स से मिलने वाले ड्रग्स हैं। जैसे हमको विनका रोजिया से रिसर्पिन मिलता है, सॉरी विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन, जो कि एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं। प्लांट के जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, एल्केलॉइड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं। ऑयल्स भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। ऑयल्स मैंने आपको कुगनोसी में पढ़ाया था। एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, ऑयल्स। ऑयल्स में वोलेटाइल ऑयल्स, मिनरल ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल्स। ये सब एग्जाम में भी पूछा जाता है आपसे। आपको पता होना चाहिए कि इस प्लांट से कौन सा फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है और उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्शन भी है आपके सिलेबस में। ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जिसमें अर्जुना बार का आता है। और आपका ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है सेनालीन, जो कि जीआई ट्रैक पे काम करता है। और एमिनोग्लाइकोसाइड्स टाइप के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है जेंटामाइसिन, ये भी ग्लाइकोसाइड्स ही है केमिकली। जो एल्केलॉइड होते हैं इसमें, ये एल्केली नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। और जो लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या होता है? बेस। और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है। लुईस थ्योरी पढ़ी है आपने? तो एल्केलॉइड जो होते हैं वो बेसिक एल्केली कंपाउंड्स होते हैं, इसमें नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट रहता है और ये काफी पोटेंट एक्शन शो करते हैं। पोटेंट एक्शन का मतलब है कि ये कम डोज में अपना एक्शन देते हैं। जैसे एट्रोपिन, निकोटीन, मॉर्फिन, विनक्रिस्टीन, क्विनीन, रिसर्पिन, इर्गोटामिन, ये सब एल्केलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। वहीं पर ग्लाइकोसाइड में एक शुगर मोइटी होती है और एक नॉन शुगर पार्ट होता है। जैसे आपका एमिनोग्लाइकोसाइड्स, इसमें एमिन ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी आती है। जेंटामाइसिन इसका एग्जाम्पल है। और यदि किसी के हार्ट के मसल्स को टॉनिक की जरूरत पड़े तो उसको अर्जुना छाल का अर्क दिया जाता है, अर्जुना बार। ये कॉमनली यूज्ड पॉपुलर ड्रग है। यदि मैं ऑयल की बात करूं तो नॉन वॉलेटाइल ऑयल को हम फिक्स्ड ऑयल भी कहते हैं। ये इमोलिएंट इफेक्ट देते हैं। खाने में हम ऑयल यूज करते हैं ना, ये हमारी आंतों को ल्यूब्रिकेट करते हैं, जिससे हमारे मोशन, हमारा आंतों से जो फीसेस हैं वो निचले हिस्से से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इसको ज्यादा कंज्यूम करें तो ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है। तो इसमें सारे खाने के तेल आते हैं, जैसे आपका ग्राउंडनट ऑयल है ना, कोकोनट ऑयल है, सीसम ऑयल है, कैस्टर ऑयल है ना। कैस्टर ऑयल 15 ml एडल्ट डोज होता है। एज अ लग्जरेटिव काम करता है, हाथों को ल्यूब्रिकेट करता है, जिससे पेट साफ हो जाता है। वोलेटाइल ऑयल वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे इवोपरेट होकर फ्रेग्रेंस को रिलीज करते हैं। इनमें खुशबू होती है काफी तेज। नीलगिरी का तेल है, क्लोव ऑयल है, पेपरमेंट ऑयल है। और इसके बॉडी पे इफेक्ट क्या पड़ेगी? ये एज अ काउंटर इरिटेंट काम करता है, एज अ एस्ट्रिंजेंट काम करता है, डेंटल पेन को कम करता है जैसे लौंग का तेल, और एज अ कार्बोनेटिव काम करता है। कार्बोनेटिव पेट में फंसी गैस को निकाल देता है बाहर। इसका एग्जाम्पल है एसोफोडिडा। ठीक है, जिसको गैस का प्रॉब्लम होता है उसको ये कार्बोनेटिव ड्रग दिए जाते हैं।
और इसका एक और ड्रग कौन सा है जो मार्केट में आता है पाउडर के फॉर्म में, इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स? इनो। ठीक है। मिनरल ऑयल की विशेषता ये रहती है कि ये प्लांट से आइसोलेट नहीं किए जाते, ये ऑब्टेन किए जाते हैं पेट्रोलियम से। इसका एग्जांपल है लिक्विड पैराफिन, जो कि हार्ड और सॉफ्ट दो टाइप का होता है। और ये एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज होता है, एज अ लग्जेटिव यूज होता है, इमोलिएंट इफेक्ट देता है, और जो ऑइंटमेंट्स बनाए जाते हैं उसमें बेस की तरह यूज होता है। आपका जैसे जितने भी आपके एल्केलॉइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये क्या मेडिसिनल इफेक्ट देते हैं इसका हमें आइडिया होना चाहिए। जैसे मैंने आपको टैनिक एसिड का बताया था, है ना, कटेचु ये एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करेगा। ऐसे ही फिटकरी भी यही काम करती है। फिटकरी पानी को साफ करने के लिए यूज की जाती है ना, पोटास एलम, है ना, फिटकरी। गम डिमल्सेंट इफेक्ट रखता है, रेजिन एंटीसेप्टिक इफेक्ट रखता है। एंटीसेप्टिक मतलब जो माइक्रोब्स को किल करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो किल करेगा उसको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जो हम एनिमल सोर्स से भी ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन के इंजेक्शन है, थायरोक्सिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, एंटीसेरा ड्रग्स हैं। तो ये सब हम एनिमल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि ये लैब में नहीं बनाए जा सकते, ये किसी न किसी लिविंग सेल में ही बनेंगे। तो एनिमल सोर्स से इन ड्रग को आइसोलेट किया जाता है। जैसे इंसुलिन हमें पिग से मिलता है ना। अब हमें मार्केट में जो ड्रग्स जिस ब्रांड नेम से अवेलेबल है उनका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग एज अ फार्मासिस्ट। मैं कुछ ब्रांड नेम लूंगा, आप बताओगे कि वो किस मॉलिक्यूल के हैं। आप सुन के शायद समझ पाओगे। एम कार्ड, एम्लोगार्ड, एमलॉन्ग, एम्लोपीन, एम्लोआस और स्टैमलो, ये किस मॉलिक्यूल के ब्रांड हो सकते हैं बताओ? सोमेन? एम कार्ड, एम्लोगार्ड, एमलॉन्ग, एम्लोपीन, एम्लोवास, ये एम्लोडिपीन के हैं, है ना। तो हमें किसी भी मॉलिक्यूल के ब्रांड नेम्स पता होना चाहिए कि मार्केट में किस ब्रांड नेम से वो अवेलेबल है। और दो चार हर मॉलिक्यूल के फेमस ब्रांड भी होते हैं, पॉपुलर ब्रांड होते हैं, तो उसका हमें आइडिया होना चाहिए। 3 प्रकार की किताबें मैंने आपको बताई थी। एक होती है फार्माकोपिया और ड्रग कंपेंडिया और नेशनल फॉर्मूलरी, और एक हॉस्पिटल फॉर्मूलरी भी होती है जो हॉस्पिटल्स में होती है। नेशनल फॉर्मूलरी में नेशनल फॉर्मूलरी में ड्रग्स और उसकी डिटेल होती है जो प्रिस्क्राइबर्स के लिए डिजाइन की गई है। और ड्रग कंपेंडिया में ड्रग की इंफॉर्मेशन होती है। और फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक है जिसमें मोनोग्राफ्स के फॉर्म में डिटेल दी होती है ड्रग्स की, ड्रग का डोज। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था, है ना। फर्स्ट एडिशन कब आया था फार्माकोपिया का बताओ? 1955। हाँ, वेरी गुड। और बीपी का और यूएसपी का, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसेंशियल ड्रग्स क्या होते हैं? WHO लिस्ट जारी करता है, उसमें ऐसे ड्रग शामिल करता है जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं, सेफ होते हैं और उनकी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उन ड्रग्स को हम इसेंशियल ड्रग्स कहते हैं। मतलब इसेंशियल मतलब आवश्यक। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो ड्रग्स अवेलेबल होते हैं वो लगभग सभी डिजीज को कवर करने के हिसाब से एक ऐसी लिस्ट बनाते हैं जो लगभग सभी प्रकार के मरीजों को कवर कर सके। जैसे रेनिटिडीन बहुत ज्यादा दिया जाता है, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, और वो ड्रग काफी इकोनॉमिक होते हैं जो उसमें शामिल किए जाते हैं। उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी होती है ना। और थोड़ा सा इकोनॉमिक होते हैं, मतलब चीप, मतलब रेट वाइज चीप होते हैं। क्वालिटी वाइज तो अच्छे होते हैं, बाकी रेट उनका इकोनॉमिक होता है। ओटीसी ड्रग्स क्या होते हैं, ये डेफिनेशन कभी पूछ ली जाती है। ओटीसी ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या होते हैं, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जिसको मेडिकल से परचेज करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, जो आरएमपी ने लिखा हो। आरएमपी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो इसमें एंटीबायोटिक्स आते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स आते हैं, H शेड्यूल के ड्रग आते हैं, G शेड्यूल के और X शेड्यूल के ड्रग्स आते हैं। X शेड्यूल में
एक्स शेड्यूल के हमें कम से कम 5-10 ड्रग के एग्जाम्पल, एच शेड्यूल के 5-10 एग्जाम्पल और जी के 5-10 एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एंटीबायोटिक सारे किस में आते हैं? एच शेड्यूल में आते हैं, जैसे वाइवाजीम है, सेफोडोक्सिम है। आपका अब डोजेस फॉर्म भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। डोजेस फॉर्म, टैबलेट, कैप्सूल, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इंडिविजुअली। इसके वीडियो भी शेयर किए मैंने आपसे। ओटीसी ड्रग तो आपको पता ही है, ऐसे ड्रग्स जो ओवर द काउंटर बिना प्रिस्क्रिप्शन के दिए जा सकते हैं। पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, कुछ पेन किलर्स आते हैं, विटामिन है, एंटी विटामिन, मल्टी विटामिन टैबलेट, और मल्टी मिनरल के जो टैबलेट कैप्सूल सिरप्स आते हैं वो, एंटासिड्स, लग्जेटिव, है ना, फेरस सॉल्ट एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। तो ये सब ओटीसी में आते हैं। और गर्भ निरोधक गोलियां, मालाडी, मालायन, ठीक है, ये सब। लेकिन इसमें इंजेक्शन नहीं आता, कि कोई भी इंजेक्शन ओवर द काउंटर नहीं आता है, क्योंकि इंजेक्शन क्या है, डॉक्टर और नर्स स्किल्ड एम्प्लॉय ही लगा सकते हैं। इसलिए इंजेक्शंस कभी भी एच शेड्यूल में ही आते हैं। पाउडर फॉर्म में कौन सा ड्रग्स अवेलेबल होता है मार्केट में? सिचेट के फॉर्म में ओआरएस, ओआरएस जो कि लूज मोशन के केस में यूज किया जाता है। इनो, इनो एज अ कार्बोनेटिव काम करता है। जैसे ही इसको पानी में आप डिजोल्व करोगे तो बबल्स के रूप में CO2 को रिलीज करेगा, है ना, इनो। तो ये पाउडर फॉर्म का एग्जाम्पल है। और ओआरएस, सिचेट्स आते हैं इनके। टैबलेट के टाइप्स मैंने आपको बताए थे। च्यूएबल टैबलेट, च्यू जो वर्ड है वो चबाने से आया है। च्युइंगम, च्युइंगम हम लोग चबाते हैं ना, गिलते नहीं है लेकिन। तो ऐसे टैबलेट जिसको चबा चबा के खाया जाए, तो इसका मीठा होना जरूरी है, टेस्टी होना जरूरी है। तो इसमें फ्रेग्रेंस ऐड की जाती है, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं। डिस्पर्सिबल टैबलेट का एग्जांपल डिस्प्रिन है। जैसे ही पानी में डालते हैं तो गैस रिलीज करती है और तुरंत डिस्पर्स हो जाती है, तुरंत घुल जाती है। एंट्री कोटेड टैबलेट बताई थी, कंट्रोल रिलीज टैबलेट बताई थी, है ना। ये सब आपको मैंने बताया था। डोजेस फॉर्म के बारे में बताया था। 3 टाइप के डोजेस फॉर्म होते हैं: लिक्विड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म, गैसेस डोजेस फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। और इनका क्लासिफिकेशन भी आपको बताया था, है ना। लिक्विड का मोनोफेजिक और बाइफेजिक। मोनोफेजिक में आपका सिरप्स आते हैं और बाइफेजिक में सस्पेंशन और इमल्शन आता है। गैसेस का एग्जाम्पल क्या बताया था? इसमें जनरल एनेस्थेटिक के कुछ ड्रग्स आते हैं, जैसे आपका अभी लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड आपको बताया था, है ना। अस्थमेटिक पेशेंट को, सीओपीडी के पेशेंट, सीओपीडी में भी आपको पढ़ा चुका हूँ। अस्थमा, अस्थमा पढ़ा चुका हूँ। सीओपीडी और अस्थमा रिस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड डिजीज डिसऑर्डर में आता है। हर सिस्टम के डिजीज डिसऑर्डर का नाम आपको पता होना चाहिए, और उसके ट्रीटमेंट में कौन सी दवाइयाँ यूज करते हैं, उन दवाइयों का डोज क्या है, उन दवाइयों के साइड इफेक्ट क्या है, और उन बीमारियों का रिस्क फैक्टर क्या है, कॉजेस क्या है उन बीमारियों की, क्यों होती है वो बीमारी। तो इसके लिए आपको हर ऑर्गन की एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसमें हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम सेपरेटली स्टडी कर चुके हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? डिसमेनोरिया, एमेनोरिया, पीसीओडी, पीसीओएस, है ना। ये सब प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई थी। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, कैंडिडा का इन्फेक्शन हो जाना, है ना, बेलेनाइटिस। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी भी मैंने आपको पढ़ाया था, सोशल फार्मेसी में भी है। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको पढ़ाया था मैंने। टॉपिकल रूट, ओरल रूट, पैरेंटरल रूट और इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन रूट में सूंघ के दवाई ली जाती है, टॉपिकल रूट में स्किन पे अप्लाई की जाती है एक्सटर्नली, और ओरल रूट से बाय माउथ ली जाती है, और पैरेंटरल रूट से निडल और सिरिंज की हेल्प से बॉडी में ड्रग इंसर्ट की जाती है। पैरेंटरल रूट के फिर सब टाइप्स आपको बताए थे: SC सबक्यूटेनियस रूट, इंट्रावेनस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्राडर्मल रूट। इनके फायदे नुकसान आपको पता होना चाहिए, और कौन से ड्रग्स इनके थ्रू दिए जाते हैं इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। और कुछ अदर रूट्स बताए थे, जैसे बॉडी कैविटीज में ड्रग्स अप्लाई किए जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो होल्स होते हैं, जैसे नोज है, आईज है, ईयर्स हैं, रेक्टल है, विजाइना है,
इनमें भी ड्रग्स दिए जाते हैं, जैसे रेक्टल रेक्टल सपोजिटरीज आती है रेक्टल रूट के थ्रू। सबलिंगुअल रूट, बकल रूट, नेजल रूट, ये भी आपको बताए थे। बकल में हमारे दाढ़ और जबड़े के बीच में रखते हैं, और सबलिंगुअल में जीभ के नीचे रखते हैं। तो सबलिंगुअल और बकल में डायरेक्टली ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है माउथ से एब्जॉर्ब होके, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है ना। जैसे किसी के चेस्ट में पेन हो रहा है तो नाइट्रोग्लिसरीन के कुछ ड्रग्स आते हैं, सॉर्बिटॉल, आइसोसॉर्बिटॉल, तो ये सबलिंगुअल रूट के थ्रू दिए जाते हैं। तो डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और फार्मेसी की हिस्ट्री, और इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फार्मेसी, फार्माकोपिया के साइलेंट फीचर्स, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। आज जो मैंने पढ़ाया है ये रिवाइज करके आओगे कल, और कल जो पढ़ाया था वो आज मैं पूछ नहीं पाया तो कल पूछूंगा, ठीक है। एग्जाम्स पास आ रहे हैं आप लोग के, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए, और कोई डाउट रहता है तो जब मैं ऑनलाइन आता हूँ तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। हाँ बेटा। सर इनहेलेशन रूट्स अगर एक दवाई लें सर, हम्म। तो उसमें 100% बायोअवेलेबिलिटी रहती है ना? हाँ, इनहेलेशन में भी रहती है 100%, लेकिन अच्छा। यदि ऑप्शन में दिया हुआ है आईवी और इनहेलेशन तो आईवी पे क्लिक करना, ठीक है। यदि हाँ सर। कंपैरेटिवली पूछा जाए तो आईवी, और यदि आईवी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फिर इनहेलेशन लगा सकते। इनहेलेशन में भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है ना। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तभी होगा जब ओरल रूट से ड्रग लेंगे, क्योंकि ओरल रूट से वो स्टमक में जाएगी, और स्टमक से एब्जॉर्ब होगी या तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी, तो वो लीवर हिपेटिक सिस्टम के थ्रू लीवर से क्रॉस होके जाएगी। और बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट और फ्रैक्शन ऑफ ड्रग विच इज अवेलेबल फॉर गिविंग एक्शन, और वही ड्रग का अमाउंट हमें एक्शन देगा जो ब्लड में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो हमने इनहेलेशन रूट से ली, तो इनहेलेशन रूट में कहाँ जाएगा, लंग्स की एल्वियोलाई पे, और लंग्स की एल्वियोलाई पे वहां पर वेजल्स होती हैं ब्लड की, है ना, कैपिलरीज होती हैं, ब्लड की सप्लाई होती है। तो वहां पर सरफेस से वो ड्रग ट्रांसफर होके कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। तो उसमें भी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है ना। पर 100% यदि बायो अवेलेबिलिटी की बात करें कंपेरेटिवली, तो इसमें आपका आईवी रूट ही आएगा, क्योंकि आईवी रूट में सीधे हम निडिल सिरिंज की हेल्प से हम सीधे कहाँ पर हमारे वेन को फाइंड आउट करके सीधे उसमें ड्रग डाल देते हैं। हाँ अब सर। ऐसा इनहेलेशन रूट से लिया तो हो सकता है कि कुछ अमाउंट आपका ना भी जाए ब्लड में, है ना, लेकिन मैक्सिमम इनहेलेशन रूट से भी चला जाता है। पर 100% बायो अवेलेबिलिटी का जो पैरामीटर है, जो फैक्टर है, वो आईवी को ही माना गया है, क्योंकि जो कैलकुलेशन होती है ना, जितनी भी, वो सब आईवी को स्टैंडर्ड मान के होती है ना। किसी भी चीज को हम स्टैंडर्ड मान के ही तो कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड पैरामीटर तो आईवी है। बाकी इनहेलेशन रूट से यदि हम बाकी रूट से कंपेयर करें तो बायो अवेलेबिलिटी अच्छी रहती है, और ड्रग डायरेक्ट साइट ऑफ एक्शन पे जाता है, और ऑनसेट ऑफ एक्शन भी हमें फास्ट मिलता है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी हमारा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें सीधे ड्रग साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचता है इनहेलेशन के थ्रू, यदि लंग्स में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। और कुछ, चलो कल मिलते हैं फिर, है ना। मोहित, तुमको कुछ पूछना है? नो सर। पढ़ाई अच्छी चल रही है तुम्हारी?